नमस्कार, मैं सुनील कुमार छत्तीसगढ़ अखबार की तरफ से आज हमारे पाठकों और दर्शकों के सामने एक नए मुद्दे पर कुछ जानकारी, कुछ विश्लेषण और कुछ अपनी बात रखने के लिए मौजूद हूँ। अभी 2 दिन पहले दुनिया के देशों की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि किस देश में लोग कितने खुश हैं। ये 146 देशों की रिपोर्ट है और एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर बरस यह रिपोर्ट तैयार करता है। 2013 में हिंदुस्तान की जगह 111वीं थी, 146 देशों में से 111वीं। अब 2023 में वो 136वीं हो गई है। काफ़ी नीचे आ गया है हिंदुस्तान। अगर ये रिपोर्ट सही है, अगर इसको हम विदेशी साजिश करार देना नहीं चाहते तो यह एक फ़िक्र की बात हो सकती है, लेकिन किसी विदेशी संस्थान की रिपोर्ट को विदेशी साजिश करार देना एक आसान और सहूलियत का काम होता है। और हिंदुस्तान में ये 2011 के बाद, 2013 के बाद लागू हुआ हो ऐसा नहीं है। ये पहले से चले आ रहा है। लोगों को याद होगा कि इंदिरा गांधी ने जब 1975 में इमरजेंसी लगाई तो उसके पहले जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन चल रहा था उसे लेकर लगातार यह बात कही गई कि ये भारत को अस्थिर करने की विदेशी साजिश है, इसके पीछे विदेशी हाथ है। जो जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के परिवार के एक मुखिया की तरह रह गए थे, उनके साथ भी ऐसा सलूक किया गया कि उनके आंदोलन को विदेशी साजिश करार दिया गया। अब आज भी अडानी के कारोबार के बारे में हिंडनबर्ग नाम की एक संस्था की एक रिपोर्ट आई, उसको विदेशी साजिश तुरंत ही करार दे दिया गया। अब ये रिपोर्ट जो आई है, चूंकि इसका भारतीय शेयर बाज़ार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कारोबार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसको अभी साजिश करार देने की हड़बड़ी नहीं दिख रही है। लेकिन ये सोचने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान की जगह इस लंबी फहरिस्त में आखिरी के 9 या 10 देशों में आ गई है और इन देशों में अफ़गानिस्तान और इथियोपिया जैसे देश भी हैं। इन दोनों देशों की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर इन देशों के साथ हम आखिर के 10 देशों में हैं तो हमको कुछ तो सोचना होगा कि हमारी इस बदहाली की वजह क्या है। आखिर हम क्यों इतने नीचे पहुंच गए हैं खुशी के एक लिस्ट में। हिंदुस्तानी अगर सोशल मीडिया पर देखें तो अपने आप को विश्व गुरु मानते हुए, विश्व गुरु करार देते हुए एक सबसे खुश देश दिखते हैं, सबसे गौरव में भरे हुए, एक उन्मादी दर्जे के गौरव में भरे हुए दिखते हैं कि पूरी दुनिया हमारे तरफ देख रही है। ऐसे उन्माद के बीच, ऐसे गौरव के बीच ये नौबत आखिर आई क्यों है। और हम ये भी देखें कि ये रिपोर्ट तैयार कैसे होती है। दुनिया में एक सबसे बड़ा सर्वे संस्थान है, गैलप कहते हैं उसको। तो गैलप के करवाए हुए सर्वे से भी कुछ नतीजे इस रिपोर्ट में लिए गए हैं, लेकिन उसके अलावा इन तमाम देशों के कुछ और बातों पर भी सर्वे किया गया है, जिनमें सामाजिक सुरक्षा एक है, लोगों की कमाई दूसरी है, सेहत भी है, आज़ादी भी है, देश में उदारता कितनी है ये भी एक पैमाना है, और सरकार कितनी भ्रष्टाचार मुक्त है ये भी एक पैमाना है। इन तमाम बातों पर देश के लोगों का सर्वे किया गया। कितना बड़ा सैंपल साइज था ये अभी उजागर नहीं है, लेकिन जो हुआ वो पूरे दुनिया के देशों में एक सरीखा हुआ। इसलिए हिंदुस्तान को लेके कोई अकेले भेदभाव के नतीजे निकाले गए हैं ऐसा कहना भी नाजायज होगा। अब दिक्कत यह है कि कमाई के मामले में अगर देखें तो हिंदुस्तान की प्रति व्यक्ति आय या हिंदुस्तान का जीडीपी ये इतना बुरा नहीं दिखता है, क्योंकि इसमें
अदानी और अंबानी जैसे लोगों की कमाई भी शामिल है, उनके कारखानों का प्रोडक्शन भी शामिल है। और एक मजदूर दिन भर कुदाली से जितनी मिट्टी खोदता है और मनरेगा में जितनी एक रेजा को रोजी मिलती है वो भी उसमें शामिल है। तो इन सब की कमाई को जब मिला के देखा जाता है तो देश की 1% सबसे ऊपर अरबपतियों की, करोड़पतियों की जो बिरादरी है 1%, उसकी कमाई, और जो आधे से अधिक आबादी गरीबी की रेखा के आसपास है उसकी कमाई, इनको मिला के एक औसत निकाला जाता है। तो आज ये बात कितनी अच्छी लगती है कि मनरेगा के एक मजदूर की कमाई अंबानी और अडानी की कमाई के साथ मिलकर एक औसत निकाला जाता है। इससे बड़े गर्व की उसके लिए बात क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी जब सर्वे किया गया होगा तो लोगों के बीच अपनी कमाई के आंकड़ों को लेके, कमाई को लेके एक असंतोष रहा होगा, एक नाराजगी रही होगी, निराशा रही होगी, और वही बात इसमें सामने दिख रही है। इसमें अब अडानी और अंबानी की कमाई बेरोजगार लोगों के नाम पे जुड़ जाए, भूखे लोगों के नाम पे जुड़ जाए, जो लोग केवल सरकारी राशन की वजह से जिंदा हैं उनके नाम पे जुड़ जाए, उसके बावजूद अगर वो लोग खुश नहीं हैं तो ये देश में सचमुच ही एक दिक्कत की बात है। अब ये भी लगता है कि हिंदुस्तान के जो लोग खुश नहीं हैं, क्या ये वही लोग नहीं थे जो अभी कुछ साल पहले जब नोटबंदी हुई तो उस नोटबंदी की कतार में लगे हुए अपनी तुलना करते थे कि ये तकलीफ कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान के सैनिक तो कारगिल में बर्फ में खड़े हुए महीनों गुजार देते हैं, क्या हम कुछ दिन भी नहीं गुजार सकते एटीएम की कतार पर? तो ऐसे लोग भी अगर आज नाराज हैं, कुछ साल के बाद अगर वो खुश नहीं हैं, एक बड़ी आबादी नाखुश है, अगर हम दुनिया के 10 सबसे नाखुश देशों में से हैं, अगर हम अफ़गानिस्तान के करीब हैं, अगर हम कुपोषण के शिकार, भूख के शिकार इथोपिया के करीब हैं, तो हमको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारी वो देशभक्ति कहाँ गई जो कि एटीएम के बाहर दिख रही थी। लोगों को लग रहा था कि ये तकलीफ़ कुछ भी नहीं है, हमको सैनिकों की तकलीफ़ का एहसास होना चाहिए। तो नोटबंदी के समय की वो तकलीफ़ आज दिख नहीं रही। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि लॉकडाउन में जो लाखों, शायद करोड़ मजदूरों को अपने परिवार सहित अपना थोड़ा सा सामान सिर पे लिए हुए हजार किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था, लेकिन फिर भी उनकी नाराज़गी नहीं दिखी थी। उसके बाद जो चुनाव हुए थे उसमें लॉकडाउन लगाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी जगह जगह जीती। लोग हैरान भी हुए कि मुंबई से निकल के उत्तर प्रदेश तक जो मजदूर पैदल पहुंचे थे, उस उत्तर प्रदेश में उन्होंने फिर मोदी की पार्टी को जिता दिया था। तो फिर ये कैसा सर्वे है जिसमें लोग नाखुश दिख रहे हैं? तो ये एक फ़िक्र की बात मुझको लगती है। और एक फ़िक्र की बात ये लगती है कि आज का हिंदुस्तान चारों तरफ से धर्म से घिरा हुआ दिखता है। एक समय था जब हम लोग स्कूल में निबंध लिखते थे और लिखते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज ऐसा लिखने की ज़रूरत आ गई है, नौबत आ गई है कि भारत एक धर्म प्रधान देश है। भारत पूरी तरह से धर्म पे टिका है। धर्म और धार्मिक उपासना ही यहाँ के लोगों का मुख्य रोजगार रह गया है। और इसी धर्म के बारे में कम से कम कुछ लोगों को याद होगा कि कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि धर्म एक किस्म का अफीम रहता है और उसके नशे में जनता का शोषण किया जा सकता है। उनके ठीक ठीक शब्द मुझको याद नहीं है, लेकिन उसका मतलब कुल मिला के इसी तरह का था। अब अगर आज हम देखें कि ये अफीम जो है, जो पिछले 8-10 बरस में लगातार मानो नल के पानी में, टंकी में घोल घोल के लोगों को पिला दी गई है, आज चारों तरफ धर्म का बोलबाला है। कल हमने यहाँ जो बात की थी उसमें भी धर्म का बोलबाला था, उसी पे चर्चा थी। अब सवाल ये उठता है कि धर्म तो उतना का उतना कायम है, और उतने धर्म के रहते हुए भी, धर्म की उस सत्ता के रहते हुए, धर्म के उस दबदबे के रहते हुए भी
अगर लोगों का एक बड़ा तबका दुनिया के अधिकतर देशों के लोगों के मुकाबले अधिक नाखुश है, यहाँ खुशी उसमें कम है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका एक बड़ा खतरनाक मतलब भी मेरे जैसा नास्तिक निकाल सकता है कि धर्म का असर घटते जा रहा है, धार्मिक फतवों का असर घटते जा रहा है। और इस देश में अकेला हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म की आक्रामकता के मुकाबले दूसरे धर्मों की आक्रामकता भी बढ़ती है। ये हर जगह होता है, एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो 20 करोड़ मुसलमान भी हैं, उनके बीच भी धर्म की महत्ता पिछले सालों में बढ़ी होगी देखा देखी। तो क्या उनके बीच भी धर्म वो असर नहीं रख रहा? क्या ईश्वर और धर्म, क्या इनका असर आधी सदी पहले की पेनिसिलिन जैसा हो गया है, जो पहले तो असर रखती थी लेकिन आज एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, नए नए पीढ़ी के एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है? तो ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या धर्म का असर हिंदुस्तानी जनता पर घट रहा है? क्या ये एक औजार और एक हथियार नहीं रह गया है कि लोग अब खुश नहीं हैं? धर्म तो उतना ही दिखता है, धार्मिक झंडे उतने ही दिखते हैं, लाउड स्पीकर अगर बंद करने कोई कहे तो दंगे की नौबत आ जाती है। लेकिन अगर लोग नाखुश हैं उसके बावजूद, इतने ईश्वर के बावजूद, इतनी उसकी मेहरबानी के बावजूद अगर लोग नाखुश हैं, तो ये सोचने और समझने की ज़रूरत है कि धर्म और ईश्वर ये लोगों को खुश शायद नहीं रख पा रहे हैं। इस बात को इससे भी जोड़कर देखना चाहिए कि दुनिया के जो आधा दर्जन देश शुरू के 10 देशों में हैं, जो सबसे खुश देश हैं, यूरोप के स्कैंडिनेवियन देश, ये वो देश हैं जहाँ पर नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ये वो देश हैं जहाँ पर नास्तिकों की संख्या बढ़ती चल रही है, जहाँ चर्च में लोगों की दिलचस्पी घटती जा रही है। वहाँ पर लोग अगर अधिक खुश महसूस करते हैं तो उनकी बेहतर सरकार, वहाँ करप्शन की कमी, इन सब के अलावा क्या ये भी एक वजह है? तो धर्म के नाम पे जिनका कारोबार चलता है, उनको इस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे खुशहाल इन देशों को भी देखना चाहिए कि वहाँ नास्तिक लगातार बढ़ रहे हैं और वहाँ पर खुशी भी बढ़ रही है। तो क्या इन दोनों के बीच कोई एक संबंध है? फिर मुझको ये भी हैरानी होती है कि हिंदुस्तान वो देश है जहाँ पिछले कुछ वर्षों में आबादी इस बात को लेके बहुत ही खुश थी, गौरव से भरी हुई थी कि हमने शेर पाला है। लोग 100 रुपये लीटर का डीजल, 100 रुपये लीटर का पेट्रोल, इसकी तकलीफ को भी भूल गए थे। लोगों का ये कहना था कि शेर पालना सस्ता नहीं होता है, शेर पाला है तो वो गाय पालना, गधा पालना, बकरी पालना इसके मुकाबले महंगा तो पड़ेगा, लेकिन हमने शेर पाला है। हिंदुस्तान का राज्य चिन्ह भी शेर है। अब वैसे ही शेर को अगर पाला गया है तो ये सोचने की ज़रूरत है कि वो जो एक राष्ट्रीय गौरव का उन्माद था उसका क्या हुआ है? अभी पिछले इन सालों में लगातार 2013 से लेके अभी तक लगातार ये क्यों हुआ है कि हिंदुस्तान में खुश लोगों का अनुपात गिरते चले जा रहा है, हिंदुस्तान इस लिस्ट में नीचे आते चले जा रहा है? तो ये देखने की बात है कि हमने खर्च करके जो शेर पाला, हमने उस शेर को खुश रखने के लिए डीजल पेट्रोल का दाम ज़्यादा देने में कोई तकलीफ महसूस नहीं की, हमने हर काम किया उसको खुश रखने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आज हम खुश नहीं हैं खुद, तो ये सोचने की ज़रूरत है कि लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। क्या उनका ये गौरव और ये उन्माद अब भी कायम है कि वो मोह भंग से गुजर रहे हैं और उनमें खुश लोगों का अनुपात गिरते चल रहा है? अब एक मुद्दा जो एक पैमाना है इस सर्वे में, वो है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार को लेकर मैं देश की अकेली केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को कोई तोहमत नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था में राज्यों में अलग सरकारें हैं, म्यूनिसिपल और पंचायत की अलग सरकारें हैं, और भ्रष्टाचार तो हम रोज तमाम जगहों पर देखते हैं। कुछ जगहों पर कम हो सकता है, लेकिन अधिकतर जगहों पर भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोलता है।
आप लोगों ने टीवी पर एक हिंदी सीरियल देखा होगा जिसमें सरकारी दफ्तरों में धक्का खाता हुआ एक आदमी, शायद वो कलाकार पंकज कपूर ने वो किरदार प्ले किया था मुसद्दी लाल का। तो मुसद्दी लाल जिस तरह से सरकारी दफ्तरों में तकलीफ़ पाता है, आज हिंदुस्तान की आम जनता की हालत उससे ज़रा भी बेहतर नहीं है। तो हो सकता है कि देश की अलग अलग सरकारों, देश की म्यूनिसिपलों और पंचायतों, इन सब के भ्रष्टाचार की वजह से जनता मुसद्दी लाल होकर रह गई है। वो दफ्तरों में धक्के खा रही है, किसी दफ्तर में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन हमको ये भी सोचना चाहिए कि क्या ऐसे एक विदेशी सर्वे से हमको अपनी हालत के बारे में कुछ सोचने का एक मौका मिला है, या हम इस मौके को ये कहकर झटक देना चाहते हैं कि ये विदेशी साजिश है। ये सोचने की ज़रूरत है और इस पर देश की सरकार के साथ साथ प्रदेशों की सरकारों को और स्थानीय संस्थाओं को भी सोचना चाहिए कि उनके इलाके में कितने लोग मुसद्दी लाल की जैसी तकलीफ़ पा रहे हैं। अब एक पैमाना जो इस सर्वे में और है वो है आज़ादी का, कि खान पान की आज़ादी, कपड़ों की आज़ादी, उपासना की आज़ादी ये कैसी है। तो हिंदुस्तान में हमने हाल के बरसों में देखा है कि इस आज़ादी की बदहाली बहुत बुरी है। कहने के लिए देश आज़ाद है, लेकिन लोगों को अपने तरीके से अपनी मर्जी के धर्म की उपासना करने की आज़ादी नहीं रह गई। हमको वीडियो दिखते हैं कि किसी के घर पर अगर कोई प्रार्थना हो रही है तो गुंडों के साथ पुलिस वहाँ घुस रही है उनको रोकने के लिए। उनसे इजाज़त का कागज़ पूछा जा रहा है कि क्या आपने घर में प्रार्थना की, सरकार से इजाज़त ली थी क्या। तो जितने अल्पसंख्यक हैं उनकी ऐसी हालत हो रही है, जितने आदिवासी हैं उनकी ऐसी हालत हो रही है, दलितों की ऐसी हालत हो रही है। दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व के राज्यों में जहाँ पर गोमांस खाया जाता है वहाँ पर लोगों की आज़ादी छीनी जा रही है, वहाँ पर इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है। ये एक अलग बात है कि इसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी गोवा को लेकर और उत्तर पूर्व को लेकर, उन दो जगहों में गौ माता नहीं है उनके लिए, बाकी जगहों पर माता है। उन दो जगहों पर चुनावों में भी ये वायदा किया जाता है कि आपको अच्छे क्वालिटी का बीफ उपलब्ध कराया जाएगा और सरकार बनती है वहाँ पे। बाकी जगहों पे लेकिन गौ माता है, इसका हम सबको ध्यान रखना है। जो लोग गौ को माता नहीं मानते हैं उनके बीच जरूर इसको लेके कुछ नाराज़गी होगी, जो कि इस सर्वे में दिखी होगी। अब कुल मिला के मैं बात को अगर ख़त्म करना चाहूँ तो हिंदुस्तान की जनता का आम चेहरा सरकारी दफ्तरों में धक्के खाते हुए और थक चुके मुसद्दी लाल की तरह का दिखता है। अब अगले साल के सर्वे में, चूंकि वो 2024 के आम चुनावों के एकदम पहले का रहेगा, तो उसमें क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि हिंदुस्तान एक खुशहाल देश दिखे, यहाँ के लोग खुश दिखें। तो उसका एक तरीका हो सकता है, बहुत ज़्यादा तरीके तो हमारे पास हैं नहीं, लेकिन एक आसान तरीका है और वो कितना असरदार होगा उसको आप लोग सब जानते हैं। फिर भी देश में वो एक बड़ा लोकप्रिय तरीका है। एक कोई दिन ऐसा तय किया जाए इस रिपोर्ट को देखते हुए और इस देश के तमाम मुसद्दी लाल जितने हैं उनके चेहरों पर से फिक्र की, तनाव की, उदासी की लकीरों को दूर करने के लिए एक रात 8 बजे ये पूरा देश एक साथ थालियों को चम्मच से बजाए तो हो सकता है कि मुसद्दी लाल के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आए। इस समाधान के साथ आज की बात यहीं पूरी। इसके बाद हम कल किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।